कार्यवाही की बात आई। अब मेरे संज्ञान में आया वाराणसी में एकाएक बहुत गुंडे पैदा हो गए, गैंगस्टर गुंडे, और काफ़ी समन किया आपने, 5 गुना लोगों पर कार्रवाई किया। यह गुंडे अकस्मात आ गए, पहले से थे क्या इनके बारे में? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि 2 प्रकार की स्थिति होती है जी। एक तो जैसे अपराध कहीं घटित होता है तो पुलिस के पास 2 प्रकार के अपराध आते हैं सामने। एक ऐसे अपराध जो अकस्मात होते हैं जी, अकस्मात हुए, जिनमें हम कोई रोल तुरंत नहीं कर सकते, यानी जैसे अगर इंडोर प्रीमाइस में, घर में, बाप बेटे में, किसी रिश्ते में, आपस के ही रिश्ते में वहाँ कोई क्राइम हुआ जो उसके पहले हम चाह करके भी जान नहीं सकते, तो उसके बाद आया संज्ञान में हम कार्रवाई करते हैं। दूसरा होता है एक ऐसा अपराध, लूट का, डकैती का, प्रोफेशनल हत्या का, रोड होल्ड अप का, किडनैपिंग का, जो मतलब हम जिनके लिए अपनी जो एक पुलिस की हनक होती है, पुलिस का इकबाल होता है, जिसको मेंटेन करके इन अपराधों पर हम थोड़ा सा हनक को डिफाइन करें। हनक क्या मतलब, पहले वाली हनक क्या? मैं बताना चाहूँगा वो डिफाइन करेंगे, जरूर डिफाइन करेंगे। अभी हम केवल बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार के जो अपराध होते हैं, जो इस प्रकार के, उन पर पुलिस अपने इकबाल से कंट्रोल करती है। तो मेरा मानना है कि जैसे पीछे बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए थे कि जिनमें पुलिस ने उस समय कार्रवाई की थी और कुछ कार्रवाइयाँ बाकी थी, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जिन लोगों में जो जैसे हत्या, डकैती या लूट, अपहरण, इस प्रकार के, या गोवध जो पेशेवर तरीके से किए जा रहे थे, इंसिडेंट्स कोई रहा, तो इसमें जो भी अराजक तत्व हैं और जिन्होंने आर्थिक भाव से प्रेरित होकर एक कहिए आपकी ऐसा आर्थिक साम्राज्य अपराध के द्वारा खड़ा किया, यानी जिनके अपराध करने का मेन उद्देश्य ही आर्थिक रहा, ऐसे लोगों के ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई करने के साथ ऐसे लोगों की सूची हम लोगों ने बनवाई है। कुछ पर कार्रवाई आगे की गई है गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत, जिसके तहत संपत्ति जो अवैध सोर्सेज से बनाई गई है उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। पुलिस इसको कुर्क करती है। ये उन्हीं पर कार्रवाई होती है जिन पर गैंगस्टर अधिनियम लगा होता है। तो इसीलिए पहले हमने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को चिन्हित किया, उन लोगों पर गैंगस्टर अधिनियम हम लोगों ने लगाया। पिछले लगभग 4 माह में ये संख्या 300-350 के करीब होगी जिन पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और इनमें से जो अवैध आय जिनकी भी इन अपराधों से अर्जित रही है, उनको भी हम लोग चिन्हीकरण करा रहे हैं और बहुत जल्द ही उनके जब्तीकरण की भी कार्रवाई करेंगे। इसके पहले काफ़ी लोगों की जब्तीकरण की कार्रवाई हो भी चुकी है। 2 शब्द इधर ज़्यादा प्रचलन में आए हैं, जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण। तो ध्वस्तीकरण भी कुछ हुआ है क्या? देखिए, मेरा मानना है जो अवैध माफिया का जो अवैध साम्राज्य, जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण, ये दोनों कहीं न कहीं से आपराधिक माफियाओं के अवैध साम्राज्य को मैं कहूँगा भयभीत करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ते हैं। माफिया तत्व तो इससे कहीं न कहीं यह भय महसूस करते हैं कि जो उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है वो अगर वो ध्वस्त हो जा रही है, विधिक दायरे में ध्वस्त हो रही है। ध्वस्तीकरण से मतलब ये है कि अगर सपोज कोई सरकारी ज़मीन है या किसी दूसरे की ज़मीन है और उस पर माफिया ने अपने भय के आधार पर, अपने दमन के आधार पर कोई बिल्डिंग बना ली, कब्जा कर लिया और उसके पास कोई भी विधिक कागज़ नहीं है, तो प्रॉपर वे में उस कागज़ की सर्चिंग करके जो एक विधिक प्रक्रिया है उसे पूरा करके, और जब उस विधिक प्रक्रिया के दायरे में वो चीज़ अवैध घोषित हुई तो उनको फिर उसको खाली करने या ध्वस्त करने का नोटिस दे करके वो प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। चूँकि आजमगढ़ में मैं इसके पहले डीआईजी परिक्षेत्र था, तो उसमें जनपद आजमगढ़ में भी, जनपद मऊ में भी बहुत सारी ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई हुई थी, क्योंकि दोनों जिलों में एक बहुत बड़े आपराधिक माफिया का रोल रहा था। यहाँ भी आपराधिक माफिया रहे हैं, पहले भी यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, कुछ अभी भी चिन्हित हैं। हम लोग निश्चित रूप से इस कार्रवाई को, जो प्रदेश सरकार की मंशा है,
जो अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, वो अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की प्रक्रिया को निश्चित रूप से वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस भी आगे बढ़ा रही है और लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। विधिक दायरे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अगर अर्जित किया है गलत ढंग से, विधि विरुद्ध आचरण करके ऐसा किया गया है जिससे ऐसे अपराधियों में दहशत पैदा हो। अब हम कुछ और मामलों में चर्चा करेंगे। आप यह चैनल काफ़ी प्रभावी होगा इस मामले में कि सीधे सीधे आप जुड़ सकते हैं, ऐसे नियम कानून जान सकते हैं और पुलिस के रोल में आपकी भूमिका क्या होगी इसे भी आप जानेंगे और आपके अधिकार क्या हैं इसे भी जानने में आपको सहूलियत होगी। एक विषय पर जो गंभीर समस्या है, मैंने लिखा पढ़ी भी इस पर किया था। 2007 में यहाँ बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट। एक सचेत नागरिक की हैसियत से मैंने लिखा भी था, सुप्रीम कोर्ट तक लिखा, राष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा और RTI लगा करके पूछा भी। मुझे लग रहा है जैसे वाराणसी कैंट पर हुआ। एक दिन भाई साहब मैंने क्या किया, झोला ऐसे लटकाया और एक वीडियो किया लाइव कि मेरे बैग में RDX है और आज मैं चल रहा हूँ कैंट स्टेशन पर। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मेटल डिटेक्टर है कि नहीं, मुझे कोई चेक कर रहा है कि नहीं, और मैं सीधे पहुँचा। देखिए मैं एक प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुँच गया, या ट्रेन खड़ी है, किसी ने जांच नहीं किया। बहरहाल लिखा पढ़ी किया, उस पर RPF ने रिपोर्ट भी लगाया। आज भी लगा हुआ है, स्कैनिंग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि चाक चौबंद जिस तरह से सुरक्षित होना चाहिए वो है। अन्य स्थानों पर भी हुआ था, जैसे संकट मोचन हुआ था, कचहरी में जहां आप बैठे हैं कचहरी भी सुरक्षित नहीं है। क्या ऐसे मामले में हमारे अनुरोध पर सोशल एक्टिविस्ट स्वतंत्र पत्रकार ब्रजभूषण दुबे के अनुरोध पर आप शासन को लिखेंगे, उचित माध्यम को, इस पर क्या करेंगे? देखिए, शासन के अंग के रूप में हम लोग यहाँ पर खुद विद्यमान हैं। मेरा मानना है पुलिस प्रशासन या जो भी हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वो शासन के अभिकर्ता के रूप में उन्हीं के फार में यहाँ पे कार्य करती है। हम लोग निश्चित रूप से इसमें सक्षम हैं। जो भी हमारे प्रीमाइसेस हैं या जो महत्वपूर्ण और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रखवाली करने में, और साथ ही साथ जन जागरूकता, मैं फिर यही जोड़ूंगा अंत में, चूँकि मेरा अपना हमेशा मानना है कि जन जागरूकता का जो हथियार है वो सबसे बड़ा है। बहुत पहले दिनकर जी ने कहा था, हम सभी लोग हर चीज़ को पुलिस पर छोड़ करके निश्चिंत हो जाते हैं, पुलिस को कोस भी लेते हैं, कहते हैं कि इस फला काम में पुलिस नहीं थी, ये नहीं। मैंने इसीलिए कहा कि चूंकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति बिना वर्दी का सिपाही है, मेरा मानना है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं हमेशा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हम अपने सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लाएं, उनको जागरूक करें और उन्हें भी समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हुए, एक जवाबदेह और जागरूक, मैं कहूँगा उनको नागरिक बनाते हुए हम ऐसा एक मंच बनाएं जिस पर हर कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस करे। जैसे मैं इसको दूसरे रूप में कहूँगा कि कहीं पर अवैध शस्त्र बनता है, कहीं पर अवैध शराब बन रही है, कहीं पर जुआ हो रहा है। प्रायः आप देखिए, कभी पूछिए, लोग कहते हैं कि साहब यहाँ दारू बनती है, यहाँ पे जुआ होता है, यहाँ फला होता है। घटना दुर्घटना होने की बात बताते हैं, कभी कभी ये भी बताते हैं कि हाँ लोकल लेवल पे सिपाही के या किसी के संज्ञान में था, चौकीदार के या दरोगा जी के। मेरा मानना है कि जब आप समाज के जागरूक नागरिक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आजकल इतना मीडिया प्लेटफार्म्स हैं, इतना डिजिटल प्लेटफार्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स हैं, इतनी पारदर्शिता है। अगर आप इसकी तुलना करें पिछले 2-3 दशक के पहले के, जब सोशल मीडिया का युग नहीं था, जब डिजिटल पारदर्शिता नहीं थी, तब से तो बहुत ज़्यादा पारदर्शिता है। तो इसमें कोई न कोई व्यक्ति तो आपकी सुनेगा, कहीं न कहीं आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। आप समय से सूचना दें। हम ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि अगर अवैध शस्त्र फैक्ट्री कहीं चल रही है, लोहार बना रहा है अवैध तमंचा, या कहीं पे दारू की भट्टी चल रही है, दारू बिक रही है अवैध, तो हमारा क्या लेना देना, हम तो नहीं पीते हैं या हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, अच्छाई बुराई के चक्कर में कौन पड़े। लेकिन अगर उसी अवैध तमंचे से निकली गोली कब किसको असमय काल कवलित कर देगी, कौन अराजक तत्व उसको किस रूप में प्रयोग कर देगा, आपने देखा और सूचना नहीं दी, आपने एक जागरूक नागरिक के दायित्व का पालन नहीं किया, तो
उस अपराध बोध से आप अपने को तब विशेषकर नहीं मुक्त कर सकेंगे जब आपका ही कोई नियर एंड डियर उस अवैध तमंचे से निकली किसी गोली का शिकार होकर असमय काल कवलित होगा। तब आपको लगेगा कि अगर हम वहाँ रोकते तो शायद ये ना होता। आपको पता चला कि यहीं से जो तमंचा बना था उससे चली, लूट का शिकार हुआ या किसी भी प्रकार से राइवलरी का या किसी एनमिटी के क्रम में अगर ऐसी घटना हुई। इसी प्रकार से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अपने परिवार या अपने बहुत क्लोज लोगों तक वो दारू पहुंच गई, जिनको आप मानते थे कि हम तो नहीं पीते, दूसरे को हेज रिश्ते देखते थे, परिवार का ही कौन सदस्य नशेड़ी निकल गया। अगर आपके मतलब कोई अवैध मादक पदार्थ का, कोई भी अवैध मादक पदार्थ का कारोबार हो रहा है और अगर आपने उसकी जानकारी समय से दे दी और सही जगह तक पहुंच गई हर चीज़ें, तो निश्चित रूप से कोई न कोई उस तंत्र को तोड़ने के लिए जरूर आगे आएगा। मेरा अपना मानना है। इसी के साथ साथ चाहे मैंने अन्य मतलब अपराधों को ले लें, उनके बारे में भी यही बात लागू होती है। तो हम उनसे तब महसूस करते हैं, ये ऐसे है जैसे रोड पर आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, हर किसी को चाहिए कि एक्सीडेंट अगर देख रहा है तो रुक करके, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि घायल व्यक्ति को सबसे पहले आप अस्पताल पहुंचाएं। इसके लिए आपको प्रशंसा की जाएगी, कोई क्वेरी नहीं करेगा, कोई पुलिस वाला नहीं कहेगा। लेकिन प्रायः होता क्या है कि अरे हम जल्दी में हैं, या आप देखते हैं और हमारे आपके अंदर की सामान्य रूप से इंसानियत ऐसी मर चुकी है कि लोग आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो अब बाद में अगर पता चलता है कि दूसरे दिन घटना के कि आधा घंटा लेट पहुंचने के कारण या 10 मिनट लेट पहुंचने के कारण वो व्यक्ति मरा और उसी में पता चला कि आपका ही अपना बहुत कोई क्लोज दोस्त या रिश्तेदार था, तब आप अचानक से आपकी भाव भंगिमा और सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो मेरा मानना है कि शायद हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव वाली संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति तो हमेशा ही अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। तो जब हम वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर चलें, हमेशा अपने को हर व्यक्ति में मतलब भगवान का ही स्वरूप देखें, नर सेवा नारायण सेवा माने, तो शायद हम इस प्रकार की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जागरूक होकर के समाज को, राष्ट्र को सबल करने में, लोगों को सही स्थिति में रखने में, समाज या राष्ट्र के स्वास्थ्य को सही रखने में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं। दिनकर जी ने जो 2 लाइनें कही, अक्सर वो बहुत मेरे हृदय के करीब हैं। अक्सर मैं दोहराता हूँ कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। हम सभी लोग जाने अनजाने तटस्थ हो जाते हैं। हम सभी लोग अपने मामले में, जब अपना व्यक्तिगत मामला होता है तो सबसे बड़े अधिवक्ता, सबसे बड़े वकील और दूसरों के मामले में सबसे बड़े न्यायाधीश बन जाते हैं। दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। इस दृष्टिकोण में बदलाव करके समाज के सभी लोग सबको अपना मानते हुए और जहाँ जिसका जो दायित्व है, मतलब अधिकार के बजाय दायित्वों के निर्वहन पर अगर जोर देते हैं, तो शायद हम जो एक आदर्श समाज है, आदर्श राष्ट्र है, या कह लें कि जो जिस प्रकार का हम एक सकारात्मक वातावरण चाहते हैं, उसके बनाने में हम सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकते हैं। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, दिनकर की यह लाइनें जिस पर अभी सुभाष जी ने कहा, और हम सभी की ड्यूटी है या कोई आसान नहीं है, फंडामेंटल नागरिक कर्तव्य है। मैं तो सूचित करता रहता हूँ। और जैसा कि पहले लोग, एक बात और है भाई साहब, लोग डरते हैं कि कहीं हम ही को ना बैठा दिया जाए पुलिस। तो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चय का आपने उल्लेख किया है। यह चीज़ें भी यूट्यूब चैनल पर आएंगी, जिससे समाज के हर वर्ग को, छात्रों से लेकर के और समाज के जो भी जागरूक लोग हैं, सभी को लाभ मिलेगा। हम हैं भारतीय पुलिस सेवा के अफसर, वर्तमान में डीआईजी, जो अपर पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं वाराणसी में, श्री सुभाष चंद्र दुबे जी के साथ। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, इसे दो पार्ट में हम करेंगे और यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम दे देंगे। आइए हम सभी मिल करके, और हम लोग तो मालिक हैं भाई साहब, जनता मालिक है ना जैसे, और मालिक चुप रहेगा तो देश का तो कल्याण नहीं होगा। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और मेरा मानना है कि जनता की ही सेवा हम सभी लोग करते हैं। हमारा जो संविधान ही है, जो हमारी संविधान की उद्देशिका है, वह हम भारत के लोग से शुरुआत संविधान की होती है। तो आम नागरिक, आम जनता, उन्हीं की सेवा के लिए हम सभी लोग हैं, सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, और विशेषकर पुलिस तो अन्य विभागों के साथ साथ
मतलब हम अपना ही कार्य नहीं करते, बल्कि अन्य विभागों से जनित जो कोई स्थिति होती है उसमें भी हम फ्रंट वर्कर्स के रूप में होते हैं। चाहे वो कोविड काल हो, कोरोना काल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार से कहिए कि चुनौतीपूर्ण कार्य हो, अथवा हमारे अपने कार्य से संबंधित, हमारे अपनी किसी कमी के संबंधित कोई समस्या हो, हर जगह पर फ्रंट वर्कर्स के रूप में, अग्रिम पंक्ति के योद्धा के रूप में पुलिस वाले साथ होते ही हैं। आम जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप सभी लोग पुलिस का हर स्थिति में साथ दें। अगर कुछ पुलिस वाले कहीं पर गलत हैं तो निश्चित रूप से आप उनकी गलतियों को उजागर करें, उनके सुपीरियर्स को बताएं, लेकिन मानें कि पुलिस सिस्टम आपके भले के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है। एक पुलिस वाला 24 घंटे दिन रात वर्षा, सर्दी, गर्मी, धूप को झेलते हुए अगर हर जगह तैयार मिलता है तो आपके लिए तैयार रहता है, आप सभी के भले के लिए तैयार रहता है। तो आप लोग भी जितना उसका सहयोग करेंगे, अगर आप उसकी मतलब कभी भी किसी कार्य की, अच्छा कार्य है, प्रशंसा करेंगे तो इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो और अच्छे तरीके से मोटिवेट होकर के समाज की और अच्छे तरीके से सेवा कर सकेगा, अपनी ड्यूटी को और अच्छे तरीके से निर्वहित कर सकेगा। आइए दोस्तों, अच्छे कार्य की प्रशंसा और अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस पर टोका टाकी, प्रभावी हस्तक्षेप और विधि की मर्यादा में रह करके उसे उजागर करना। तो दोस्तों, आज का इंटरव्यू आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं हूं भारतीय पुलिस सेवा के अफसर IPS श्री सुभाष चंद्र दुबे जी के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना और आगे और भी हम वीडियो करते रहेंगे। आशा करता हूँ आप चैनल पर इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे जिससे लोक कल्याण, भाई साहब, यह केवल बनारस के लोग तो देखेंगे नहीं, पूरे देश और विश्व के लोग देखेंगे। हमने इसीलिए सबसे पहले कहा कि हम लोग तो उस संस्कृति के वासी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, इसीलिए हमने वाराणसी की तो बात की ही नहीं। वाराणसी तो महादेव की नगरी है। हम सभी लोग जानते हैं कि काशी के वासी तो इस मामले में अलग से धन्य हैं, प्रिविलेज्ड हैं कि आज से लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुराना जीवंत इतिहास अगर किसी महानगर का है। पूरे विश्व की बात मैं इतिहास का विद्यार्थी होने के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति में कह सकता हूँ, पूरा चुनौतीपूर्वक इस दावे को रख सकता हूँ कि वाराणसी से अधिक प्राचीन और वाराणसी से अधिक जीवंत और वाराणसी से अधिक लगातार सातत्य गति से अपना अस्तित्व बरकरार रखने वाली, वाराणसी का मतलब काशी से है, कोई दूसरी नगरी वर्तमान में विश्व में नहीं है। तो यहाँ तो एक अलग ही मतलब आप कहिए ऊर्जा महादेव की नगरी में मिलती है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की ही बात कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम में हम सभी लोग न केवल मतलब हम कहेंगे किसी भी रूप में जाति, वर्ग, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, प्रांत, राष्ट्र की सीमा से परे हर कोई लोग आते हैं। वह सभी लोग आते हैं जो स्वस्थ चिंतन करते हैं, जो मानवता के कल्याण के नज़रिए से चिंतन करते हैं और जो हमेशा मतलब इसको कहिए, जैसे मैं इसको 2 लाइन ख़त्म करना चाहूँ उस रूप में, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। मतलब धर्म और अधर्म की परिभाषा, उचित और अनुचित की परिभाषा, दूसरों की पीड़ा से अधिक, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से अधिक पाप का कोई कर्म नहीं है और दूसरों की मदद करने से अधिक कोई पुण्य कर्म नहीं है। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये जो एक हम सभी लोगों की संस्कृति से हम कहें, इसको तो हम लोगों ने धरोहर में पाया है, परहित को दूसरों को अच्छा देने के लिए और दूसरों के दुख को समझने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप कर्म नहीं है। ये हमारी संस्कृति में मतलब सनातन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से माना जाता रहा है। तो हम लोग इस जो माना जाता रहा है, जो हमारा विश्वास रहा है, उस पर अडिग रहें, उसको आगे बढ़ाएं और लोक कल्याण के भाव से और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से अनवरत रूप से अपना कार्य करें। फिर से चूँकि पुलिस
अधिकारी भी हूँ मैं साथ में, तो हमेशा ये बात कहूँगा कि पुलिस वालों के प्रति अच्छे भाव के साथ साथ उनसे तादाद में भाव स्थापित करें, अच्छे कार्यों में उनकी मदद करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि उनकी जो ऊर्जा का स्तर है वो बढ़ेगा, उनकी कार्य की क्षमता बढ़ेगी, गुणवत्ता में सुधार होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, मंगल कामना आपको। इतना समय देने के लिए और इतने अच्छे तरीके से पुलिस अधिकारी के रूप में जो मेरी बात थी सभी पुलिस वालों की तरफ से समाज तक पहुंचाने के लिए, और उन सभी को हमारे बारे में और हमारे सहयोग के बारे में भविष्य में विचार करने के लिए जो आपने प्लेटफार्म दिया, उनके चिंतन के लिए जो समय दिया है, उसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। सादर आभार, धन्यवाद।